देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। चारधाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या भी निर्धारित की जाएगी। 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ, वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रही हैं। लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर यहां पर ये कहा गया है कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। ये बड़ी खबर है। चारधाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या को भी निर्धारित किया जाएगा, लेकिन जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे उन्हें अपने साथ फिटनेस सर्टिफिकेट रखना यहां पर जरूरी हो जाएगा। सेहत की जानकारी देनी होगी, स्वास्थ्य के बारे में अपडेट करना होगा। 22 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे, तो वहीं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, चारधाम यात्रा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट यहां पर कहा गया कि जरूरी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए सोनिका, आज ही मुख्य सचिव ने ये बात कही है और इसको पृष्ठभूमि के मद्देनजर जिस तरह की पिछली बार की जो यात्रा थी उसमें बहुत कार्डिक अटैक हुए थे, बहुत सारे यात्रियों की यात्रा के दौरान डेथ हो गई थी, तो हेल्थ फिटनेस के जो उपाय किए जा रहे हैं, जो आदेश निर्देश जारी किए जा रहे हैं, वो उसी के मद्देनजर है। क्योंकि पिछली यात्रा के अनुभवों से लेकर के सरकार ने इस बार ये फैसला किया है कि कोई भी यात्री बिना हेल्थ फिटनेस के चारधाम यात्रा में नहीं आएगा। हेल्थ फिटनेस के मानक वही होते हैं जो आमतौर पर हम हेल्थ फिटनेस का प्रमाण पत्र किसी डॉक्टर से लेते हैं, यानी हमें हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, कार्डिक की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी जो डिजीज हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो यात्रा में नहीं चल सकती। दूसरा, आपकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आप गर्मी से अगर जा रहे हैं तो और हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आपकी बॉडी उसको एडजस्ट कर ले। तो पिछले साल की यात्रा के जो भी अनुभव रहे हैं, सरकार ने उनसे इस बार के एक कड़े कदम उठाने का ये प्रयास किया है। और दूसरा, उन्होंने ये भी इसके अंदर एक विकल्प ये भी दिया है कि अगर कोई हेल्थ फिटनेस आप बनवाते हैं तो आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर ही आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। यानी डॉक्यूमेंट अगर आप ला रहे हैं, अगर वो खो भी जाता है तो भी वो उस पर वेबसाइट पर पड़ा रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, बहुत सारी चीज़ें, चूँकि हेल्थ मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों समीक्षा के दौरान क्या क्या हेल्थ की फैसिलिटीज़ चारधाम यात्रा में होनी चाहिए, उनको लेकर के समीक्षा की है। और आज मुख्य सचिव का ये सीधे तौर पर ये बयान आ गया है, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का, कि हेल्थ फिटनेस के बगैर आप कोई भी यात्री यात्रा में नहीं आ सकेगा। जी सोनिका। ठीक है अजित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे रुख करते हैं। देहरादून में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। इस बैठक में केंद्र सरकार के रोड सेफ्टी के निर्देशों को लेकर मंथन यहां पर हो रखा है। तो बैठक जारी है, सड़क सुरक्षा परिषद की यह बैठक, जहां पर परिवहन मंत्री चंदन राम दास की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग में केंद्र सरकार के रोड सेफ्टी के निर्देशों को लेकर मंथन यहां पर किया जा रहा है। रोड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, खासकर पर्वतीय क्षेत्र के लिए। और आज हमने कई निर्णय भी लेने हैं। हमने ब्लैक स्पॉट जितने हमने चिन्हित किए थे उनमें क्या काम हुआ, बैरियर लगे नहीं लगे, सीसी कैमरे लगे नहीं लगे, गड्ढा मुक्त हुआ नहीं हुआ, और लोगों की जान माल की सुरक्षा के साथ साथ दुर्घटनाओं को रोकना हमारी पहली प्रायोरिटी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार 13 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां आखिरी चरण में हैं। बजट सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत की है एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट शुरू हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, संसदीय कार्य का जिम्मा आपके पास है, वित्त मंत्री भी आप हैं, तो किस तरह की तैयारियां अभी हम शुरुआत में देख रहे हैं और क्या कुछ खास इस बार सत्र में रहे? देखिए, आप जानते हैं 13 मार्च से जो भिराड़ीसैंण में अपना बजट सत्र आ रहा है, स्वाभाविक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सत्र रहता है। और इसमें पहले दिन तो आप जानते हैं कि इसमें महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है और उसके बाद उस पर चर्चा होगी और 15 तारीख को हम लोग बजट पेश करेंगे, फिर उस पर चर्चा होगी। और मैं समझता हूँ वैसे तो सामान्य तौर पर कार्यमंत्रणा समिति के माध्यम से सभी बिंदुओं पर विचार करते ही है, लेकिन ये सत्र हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसी में जो हमारे महिला विधेयक हैं, इस प्रकार के जो हमारे जो इस बीच में हमारे नकल अध्यादेश हैं, ये भी इसी में पारित होने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अनेकों मायनों में ये हमारा सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बजट एक समावेशी बजट होगा, हर वर्ग को इसमें हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में उनकी एक महती भूमिका रही है,
फिर महिला आरक्षण हमने दिया, तो आप समझ सकते हैं हमारी सरकार महिलाओं के प्रति कितना गंभीर है। और ऐसी युवाओं का जैसा इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री नकल अध्यादेश हो या इस प्रकार युवाओं के बारे में उनकी सोच है, तो उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। रोज़गार के लिए भी इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हर दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बजट, जैसे हमने पिछली बार जो बजट दिया था बहुत लोगों ने उसकी सराहना की थी, प्रशंसा की थी, कोशिश कर रहे हैं इस बार भी, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारा उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े। गैरसैंण में सत्र हो रहा है और लोगों की भावनाएं भी गैरसैंण से जुड़ी हुई हैं। पिछली बार ग्रीष्मकालीन राजधानी आप ही की सरकार ने की थी और आप अध्यक्ष थे उस वक्त। इस बार भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो कितने आगे हम गैरसैंण के लिए बढ़ेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें पहली बात तो ये है कि गैरसैंण हमारे लिए पहले से महत्वपूर्ण है। और आप जानते होंगे कि जब अध्यक्ष के नाते जब जैसा आपने मेरे लिए कहा, तो मेरी बार बार एक ही बात थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे हो, अनेकों बार मैं बोलता था। और मुझे खुशी है इस बात की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसे घोषित किया गया और आज वहीं पे हम सत्र कर रहे हैं। और आज मैं वहाँ एक संसदीय कार्य मंत्री के नाते, एक वित्त मंत्री के नाते उसी गैरसैंण में बजट पेश कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। और हमारी सरकार गैरसैंण के प्रति गंभीर है, अनेकों इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप हों उसके बारे में गंभीर है, और आने वाले टाइम पे इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आप थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने बजट को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हैं। रोजगार परक, महिला सशक्तिकरण, उसके अलावा समावेशी बजट उत्तराखंड में पेश होने जा रहा है, जिससे राज्य के विकास को एक गति मिलेगी। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उधर बजट सत्र को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि कांग्रेस सदन के बाहर और अंदर जनहित के मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। 13 तारीख से भराड़ीसैंण में जो है विधानसभा का सत्र है और 13 तारीख को ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हम भराड़ीसैंण विधानसभा का विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है घेराव करने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी शुरुआत है, सदन प्रारंभ हो रहा है और सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। गैरसैंण में बजट सत्र से पहले ही हंगामे के आसार लग रहे हैं। बजट को लेकर देखिए एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी की ये रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी सरकार इस बार 79,000 करोड़ का बजट लाने जा रही है। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 13 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है और 13 मार्च को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा और एक रस्म अदायगी के बाद उस दिन विधानसभा स्थगित हो जाएगी और अगले दिन से प्रॉपर कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन भले ही राज्यपाल अभिभाषण के साथ उस दिन सदन स्थगित हो जाए, लेकिन विरोधी दल कांग्रेस ने उस दिन पूरी तैयारी की है और अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो गैरसैंण पहुंचे और सरकार और विधानसभा का घेराव करे और जनहित के मुद्दों पर वहां पर आंदोलनरत रहे। और 79,000 करोड़ के बजट डॉक्यूमेंट को तैयार करने में धामी सरकार ने बुद्धिजीवियों, वित्त विशेषज्ञों और तमाम उन महानुभावों की, तमाम उन कुशल लोगों की राय ली है जो वित्त से, जो बजट से ताल्लुक़ रखते हैं। अब देखना ये होगा कि जिस बजट के डॉक्यूमेंट को सरकार जन केंद्रित बनाने का दावा कर रही है वो कितना जन केंद्रित होगा और विरोधी दल कांग्रेस या बसपा के कुछ लोग जो भी विधायक हैं वो उसको कितना स्वीकार करते हैं या उसमें कितनी कमियां निकालते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन मनोहर रावत के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। और बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तरकाशी में पुलिस ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई है। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए कोर्ट मैरिज करवाई गई थी। परिजनों से पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस। हरियाणा में लड़की की शादी करवाई जा रही थी, ये जानकारी मिल पा रही है। परिजनों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए कोर्ट मैरिज यहां लड़की की करवाई जा रही थी। हालांकि उत्तरकाशी पुलिस ने ये शादी रोक ली है। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसकी टीम, जो संयुक्त टीम है, वो उधर वहाँ पे गई और वहाँ पे उस शादी को रुकवाई। ऐसा सुनने में आया था कि हरियाणा से जो बारात आ रही थी वो ये सूचना सुनते ही गांव में नहीं आई और वापस चली गई। और इसके बाद जो लड़की है उसको हमने रेस्क्यू करके वन स्टॉप जो क्राइसिस सेंटर है उत्तरकाशी में, वहाँ पे उसको दाखिल किया गया है। बनारस और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर अखाड़ा परिषद का कहना है कि अगर कोई विकास काम जनहित से जुड़ा होगा तो उसका सहयोग किया जाएगा। तो बनारस और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी सवाल उठे हैं।
ड्राफ्टिंग हो रहा है। जब पूरी योजना का जो खाका है वो तैयार हो जाएगा, वो साधु संतों और अखाड़ा परिषद के सामने रखा जाएगा। यहाँ के स्थानीय व्यापारी और गंगा सभा के जो पदाधिकारी हैं, सबके समकक्ष उसको रख करके विचार होगा। जो चीज़ें वास्तविकता में आवश्यकता होगी हरिद्वार के विकास के लिए, उसका पूरा समर्थन हम लोग। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व देने वाला आबकारी विभाग अब पौड़ी जिले में विवादों में घिरा है। दरअसल यमकेश्वर ब्लॉक के ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात कर आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर गरुड़ चट्टी में शराब की दुकान खोल दी है, जबकि आसपास धार्मिक स्थल भी है। मामले में डीएम ने जांच की बात कही है। शराब की एक दुकान को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन है। इस संबंध में मेरे द्वारा विभाग से और संबंधित ग्रामीणों से वार्ता की गई और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, जिसमें एसडीएम और डीओ के स्तर से जांच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाए। गर्मी के मौसम में हल्द्वानी में हर साल पानी का संकट मंडराता है। इस बार तो समस्या और भी गंभीर हो गई है। बारिश कम होने की वजह से अभी से ही पानी की समस्या खड़ी होने लगी है। कम बारिश की वजह से गोला नदी का जलस्तर भी अभी से कम हो गया। रामनगर, कोटाबाग और हल्द्वानी में स्थित ट्यूबवेल का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है, जिसे लेकर के प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर कर रहा है। तो भी हमारे ट्यूबवेल्स हैं, खासकर हल्द्वानी में, रामनगर में और कोटाबाग वाले एरिया में, क्योंकि मैक्सिमम पानी की सप्लाई हम ट्यूबवेल्स के माध्यम से कर रहे हैं। तो हल्द्वानी क्षेत्र का एक एग्जांपल लें तो लगभग 80 के करीब ट्यूबवेल्स हैं जो हमारे चलते हैं। तो और समय के साथ साथ इनमें जो है ग्राउंड वाटर जो है काफ़ी नीचे को गया है। तो अभी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से काफ़ी धनराशि भी स्वीकृत की है कि हम कैसे इसको रिचार्ज कराएं, और फ्यूचर में जितने भी ट्यूबवेल्स हैं उनको हम रिचार्ज करने वाले हैं। देहरादून के पचवा दून इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई शुरू होने जा रही है। प्रशासन की तरफ से 800 से ज्यादा अतिक्रमण वाली जगहों को चिन्हित किया गया है। शक्ति नहर के दोनों तरफ 800 से ज्यादा परिवारों पर जल विद्युत विभाग की जमीनों पर कब्जा करने की बात कही जा रही है। हल्द्वानी के बाद अब आगामी 13 मार्च से धामी सरकार देहरादून के विकास नगर में अतिक्रमण हटाने जा रही है। करीब 800 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, जिनको नोटिस जारी कर दिया गया है। हालांकि साफ तौर पर यह भी माना जा रहा है कि जो जल विद्युत की ज़मीन है उस पर अवैध रूप से करीब 800 से ज़्यादा परिवार बसे हुए हैं, जिनको हटाने का काम अब धामी सरकार करने जा रही है। लिहाजा हल्द्वानी के बाद देहरादून के विकास नगर के आसन बैराज के आसपास जो लोग बसे हुए हैं उनको हटाने का काम एक सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। इस बार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही चारधाम में तीर्थ यात्रियों की संख्या भी निर्धारित कर दी जाएगी। भारत सरकार का सेहत मंत्रालय भी इसमें मदद कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं चिकित्सा रिलेटेड हम चारधाम पर दे सकें, खास करके केदारनाथ और यमुनोत्री जहाँ के ट्रैक हैं। तो इस बार अच्छी सुविधाएं होंगी, पहले से भी बेहतर होंगी। और हमारा प्रयास है कि सभी की स्क्रीनिंग करें। हम उनको कम से कम अपना अनुरोध करें कि आपकी सेहत पहले ही चेक करा के आएँ ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और यहाँ भी हम चेक करेंगे। वो अलग बात है कि कई श्रद्धालु इतने धार्मिक भावना से आते हैं कि वो चाहे उनको कहें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो दर्शन के लिए आए हैं, हम तो करके ही जाना है। लेकिन सरकार जितना प्रयास कर सकती है हम ज़रूर उनको एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी चिकित्सा के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक ही अपना प्लान बनाएं। देहरादून में श्री झंडे जी मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में संगतें दरबार साहिब पहुंच गई है। गुरुवार को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दरबार साहिब पहुंचे। विदेशों से भी संगतों का आगमन शुरू हो गया है। 12 मार्च को यहाँ झंडा मेले की शुरुआत होगी और इसमें तमाम श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्री गुरु रामराय जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष चैत्र माह की पंचमी को मनाया जाता है और इस बार ये तिथि 12 मार्च को रविवार के दिन पड़ रही है। इसका मुख्य आकर्षण जो दरबार साहिब का पश्चिमी द्वार है, वहाँ पे विशालकाय झंडारोहण से होता है। और जो वर्तमान में स्थित झंडे जी हैं, पहले इसको सुबह 8 बजे के आसपास संगत इसको बड़े आदरपूर्वक नीचे उतारती है और उसके बाद जो इस पे रंगीन वस्त्रों का आवरण होता है, इनको गिलाफ कहते हैं।
बागेश्वर में पार्किंग की समस्या से निजात नहीं मिल रही है। इसी बीच जिला मुख्यालय में 2 करोड़ 12 लाख की लागत से बन रही 2 मंजिला पार्किंग का काम बजट की कमी के चलते रुक गया है। पार्किंग नहीं होने से बाजार में जाम के हालात बनते रहते हैं। 2020 में 2 मंजिला पार्किंग का निर्माण काम शुरू हुआ था, लेकिन बजट नहीं होने से काम यहां पर रुक चुका है। 2 करोड़ 12 लाख की लागत से निर्माण यहां पर हो रहा था, लेकिन ये काम फिलहाल के रुका हुआ है। पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको शायद विदित होगा कि स्टेशन रोड पर जो पार्किंग का निर्माण है लंबे समय से वो अधूरा पड़ा है। अब ये किन कारणों से अधूरा पड़ा है इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि शासन से इसमें पैसा अभी पूर्ण रूप से अवमुक्त नहीं हुआ है। अगर वो पार्किंग बन जाएगी तो बागेश्वर शहर की पार्किंग की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बनारस और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर अखाड़ा परिषद का कहना है कि अगर कोई विकास काम जनहित से जुड़ा होगा तो उसका सहयोग किया जाएगा। तो बनारस और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी सवाल उठे हैं। ड्राफ्टिंग हो रहा है, जब पूरी योजना का जो खाका है वो तैयार हो जाएगा तो साधु संतों और अखाड़ा परिषद के सामने रखा जाएगा। यहाँ के स्थानीय व्यापारी और गंगा सभा के जो पदाधिकारी हैं सबके समकक्ष उसको रख करके विचार होगा। जो चीज़ें वास्तविकता में आवश्यकता होगी हरिद्वार के विकास के लिए उसका पूरा समर्थन हम लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।